बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सफेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। और आज है 12 अगस्त और अगर जैसी हम बात कर रहे हैं और हमारे कदम बढ़ रहे हैं जश्न आज़ादी की 75th एनिवर्सरी की तरफ, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत स्पेशल है। कुछ स्पेशल डेज और भी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। आज के दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड एलिफेंट डे के हवाले से ये कि जनाब एक हाथी जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, इंशाल्लाह प्रोग्राम में जरूर सुनाऊंगी। लेकिन कहा जाता है कि स्लो होता है और उसके जो बच्चा जन्म लेता है बड़े वक्त के साथ लेता है, लेकिन जब उसका बच्चा जन्म लेता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि जनाब एक हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है। सो आई थिंक एक और जो दिन है दुनिया में मनाया जाता है वो इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से, जिसकी बुनियाद यूनाइटेड नेशंस ने रखी। और कल हमने प्रोग्राम में बड़ा यूथ को है ना जो है वो उसके हवाले से बहुत सारी यूथ हमारे साथ भी है ना, कल कितनी ज्यादा थी। तो आज जो है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है और आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को बढ़ते हुए जो लम्हात है 92 के अगर अखबार की तरफ बात करें शाहजेब, तो इतना जबरदस्त जो एरिया है इसमें मैं देखा क़याम पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से एक पूरा जो हाफ पेज है वो जो है वो मेंशन किया गया है। इसमें हमारी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है कि कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी कब गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद हुआ, किस तरीके से उनकी ये असल में तारीख पर एक नजर है, पूरी तारीख पर 1937 से लेकर 1906 तक की। एग्जैक्टली अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से अलग अलग दिनों के हवाले से अलग अलग ईयर्स के हिसाब से तस्वीर के साथ रेफरेंस दिया गया है, तो मेरी नजर में ये अखबार आप जरूर देखिएगा। हमें अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्यों लिखा गया, क्यों दुनिया में बेहतरीन जो है वो तरानों में से हमारा तराना काउंट किया जाता है। लेकिन और भी चीजें जो अपडेट करनी है वो है प्रोग्राम के हवाले से। जनाब कराची में रात देर जो मौसम बदला और जो शाहजेब ने डराया था वो सही डराया था क्या हुआ ये रात नहीं, में? ये मैंने नहीं डराया था, ये बिल्कुल नहीं डराया था। ये डराया था हमें जवाद मेमन साहब ने, और सही डराया था क्योंकि जवाद मेमन साहब ने जैसा कि बताया था कि 11 तारीख से बारिशों का आगाज होगा। हमने वैसे ही गरज चमक के साथ कल रात बारिश देखी है। रात गए जो बारिश हुई, मेरे ख्याल में मैंने अभी तक कराची में ऐसे मौसम बड़ा मुश्किल से देखा। अच्छा, मैंने ऐसा मौसम कभी, अभी जिस तरह मैं कल पहुंची तो मैंने मक्का में कभी ऐसा मौसम देखा नहीं था, खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाल आसमान, गरज चमक के साथ बिन मौसम की बरसात और बारिश, थंडर स्टॉर्म्स। और जब कराची पहुंचे तो वो वही जवाद भाई वाली बात के जवाद भाई मुझे अपडेट कर रहे थे आपका जो फ्लाइट है ना वो क्लियर होगी, आप पहुंच जाएंगी। लेकिन जब रात में जो बारिश देखी शाहजेब, ये तो कुछ बिल्कुल, और अचानक तकरीबन 2 घंटे का दौरानिया था जिसमें ये बारिश तेज चलती रही और मलीर, शाह फैसल, लांडी, शाह फैसल समेत कई इलाकों में हमने देखा है, क्लिफ्टन के इलाकों में भी, DHA के इलाके में भी, हर जगह पर बहुत तेज बारिश हुई और गरज चमक के साथ हुई। एक शोर भी सुनाई दे रहा था रात को तकरीबन 1-2 बजे के अराउंड। वो फिल्मों में नहीं दिखाते थे करके वो साउंड इफेक्ट ड्रामों में दिखाने के लिए कि बारिश हो रही है बाहर, अंदर जो है ना वो लकड़ी के सेट बना हुआ है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा था कि बारिश चलती रहेगी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो 2 घंटे के बाद रुक गई और उसके बाद वो शहर का हाल नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट बच्चे बड़े खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि उनके एग्जाम जो है ना वो मुलतवी हो गए इसलिए वो बड़े खुश हैं। और अगर ये बात करें जनाब के आज जो होने वाले वो सानवी तालीमी बोर्ड के जो शहर में होने वाले एग्जाम्स थे मुलतवी कर दिए गए, बिकॉज ऑब्वियसली वो बारिश के हवाले से। और तर्जुमान तालीमी बोर्ड के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे 23 अगस्त 2022 होंगे इसी साल ये बता दें आपको। लेकिन बड़ी खुशी होती है ऐसे टाइम पे जब बच्चों को पता लगे ना अचानक हमारे जो एग्जाम्स हैं मुलतवी हो गए। बहुत दफा हुए हैं हमारे मुल्क में, तो मसाइल चलते रहते, कभी प्रोटेस्ट, कभी कुछ तो मुलतवी हो जाते थे और मुलतवी होने के बाद बड़ी खुशी होती है। लेकिन खैर खुशी आपकी सिर्फ और सिर्फ है 23 अगस्त तक। 23 अगस्त को आपके जो पर्चे हैं वो हो जाएंगे, तमाम उन्हीं मराकज में होंगे जहां पर डेडिकेटेड पर्चे होने थे। प्रोग्राम में आगे चलकर मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि अभी तो हमने देख लिया 2 घंटे की बारिश में क्या हुआ, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी तो खैर अलग आता है, हम पानी की बात नहीं करेंगे, बिजली चली जाती है, ये बहुत बड़ा हमारा एक मसला है। और जो लोड शेडिंग है वो काबू में नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि लाहौर की अगर बात करें तो वहां पर भी 6 घंटे तक की बंदिश की जा रही है बिजली की। इसके साथ साथ फैसलाबाद में भी तकरीबन 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और कराची के वो इलाके माया जो मुस्तस्ना इलाके हैं, अब वहां पर भी 4-5-6 घंटे बड़ी नॉर्मल बात हो गई है। लोड शेडिंग कल भी गई हुई थी, कल भी बिजली गई थी। अच्छा, मैंने एहतियातन सोते हुए जाती है, तो ये बड़ा मसला है। हाँ, वो जब आपको पता चलता है कि आपको जब एकदम करके एक आवाज आती है, वो कीड़े और मच्छर की होती है। जब बरसात के बाद ना अजीब अजीब तरह के आते हैं कुछ नजर, कभी कोई ग्रे आ रहा होता है, कभी कोई बहुत ही डार्क ग्रे आ रहा होता है, कभी ब्लैक आ रहा होता है, कभी बिल्कुल व्हाइट सा होता है। हम कहते हैं हम ना सारी चीजें भूल के रिसर्च करते हैं ये कीड़ा कैसा है, तो ये सब बरसात के बाद आते हैं क्योंकि हमने 1 घंटा गुजारना होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है 1 घंटा गुजारना। सही बात है। घर में बच्चे जो है ना, हमारे भतीजे भतीजियों क्या कर रहे थे, वो जो फोन की लाइट होती है ना उसके अंदर जो ना
वो एनिमल शेडो बना रहे थे और क्या किस किस्म के एनिमल्स निकल रहे हैं आपके घर में, पता करना पड़ेगा। खैर बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया है। कराची में इलेक्ट्रिक की जानिब से भी लोड शेडिंग जैसे कि हमने आपको बताया की जा रही है और शहरी अजियत में मुब्तला है। तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात अब बन गई है इस वजह से, क्योंकि अब शहरी हर वक्त की अजियत में मुब्तला होते हैं। जब बारिश होती है तब मैं एक साउंड इफेक्ट दूंगी, उसके बाद अगली खबर बताएगा आप। ये साउंड इफेक्ट को मैं जो ना वो डायसेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन खैर हुकूमत ने कराची वालों को फिर बिजली का जोरदार झटका देने का जो प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बन गए लाइट वाइट सब बिल्कुल, ये जितने सार्फिन है उनके लिए खबर है। आप सबको एक अचानक जो बिल मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा, तो इसके लिए आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। ओह गॉड, हुकूमत का अवाम पर टैक्सों का नया बोझ जो है वो डालने का फैसला कर दिया गया है। हाँ, अभी शो नहीं बंद करें, अभी बिजली ने बचाएगा बस ये 2 घंटे। जब से माया आती है ना, मैं आप लोगों को कितनी अच्छी खबरें दे रहा था 3-4 दिनों से, जैसी माया आई ना सारी ऐसी खबरें। मैं तो ऐसी जगह से आज अच्छी खबरें लेकर आऊंगी, आप लोग ऐसे ना सोचे। अच्छा होगा इंशाल्लाह। 60 अरब रुपए के महसूलात का जो गैप पूरा करने के लिए मिनी बिल जो है पास जो है मिनी बिल लाया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 25 अगस्त से कबल आ सकता है। ये जो ऑब्वियसली खबर है, साथ में मैं अच्छी खबरें क्या सदमा दे दिया शायद, मैं अब सैड हो गई। इससे अगली खबर बहुत अच्छी है, वो आप दीजिएगा। मैं ये बता देता हूं कि एफबीआर को हिदायत जारी कर दी गई है और एफबीआर ने भी 30 अरब रुपए के महसूलात के लिए इकदाम की तस्दीक कर दी है। लेकिन दूसरी जानब आपको थोड़ा सा खेलों के मैदान से बताएं कि बाबर आजम की क़यादत में हमारी कौमी टीम कहीं रवाना हो रही है और वो रवाना हो रही है रॉटरडैम और पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड में 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। माया, क्या बात है, जबरदस्त जी, अच्छी खबर आ गई। नीदरलैंड इज वन ऑफ द प्लेसेस ऑन माय लिस्ट जो मुझे जाना जरूर है, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है जी। और खेल के हवाले से अगर बात करें, बाबर आजम का नाम आता है तो अच्छी अच्छी खबरें आती है। नीदरलैंड सीरीज के बाद कौमी जो टीम है हमारी वो दुबई भी जाएगी, जहां एशिया कप खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है जनाब सीनियर और जूनियर्स का ये कॉम्बिनेशन है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉम्बो ऑफ सीनियर्स जूनियर्स प्लेइंग टुगेदर। वो एक बड़ों सीनियर्स की तरफ से अपलिफ्टिंग मिलेगा और जूनियर्स की तरफ से उनको एक खेलने का ना जरा मौका मिलेगा। जोश वाला यूथ में ज्यादा होता है तो वो सीनियर्स में मुंतकिल होगा। लेकिन साथ में ये भी कहना किसी टीम को हल्का नहीं लेना और हल्का हम भी नहीं ले रहे। और एशिया कप में भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप वाले एतमाद के साथ हम खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम एशिया कप में भी कामयाब हों और नीदरलैंड में 3 वनडे मैच सीरीज हो रही है इसमें भी हमें कामयाबी। अच्छा, एशिया कप में ये लोग मुकाबिल भारत भी होंगे, वो भी सामना होगा, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। बिल्कुल एशियन टीम्स होंगी और उसके बाद मैचेस उसके भी आगाज होगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे एशिया कप में क्या होने जा रहा है। साथ में 75वां यौम आज़ादी एक शायाना शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। हम देख रहे हैं गली मोहल्लों में जो परचम हैं, बैजेस हैं, वो भी बच्चे लगा रहे हैं, साथ में झंडियां भी लग रही हैं। इसके साथ साथ जो इसका सामान है सारा जश्न आज़ादी का, उसकी फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। जो स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है, बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, फैमिलीज आ रही हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं गहमा गहमी। फिर रोज की तरह हम आपको इस तरह कल हम दोनों बात भी कर रहे थे कि हम फिर वो सियासत तलकीन करेंगे, अपने लिए भी आपको भी हम शेयर कर सकते हैं। हम तो अपने आप से शुरू कर सकते हैं कि हम कोशिश करें, मैं कोशिश करूं कि जो झंडियां हम इस्तेमाल करें उनको संभाल के रखें ताकि हम उनको एक तो पैसे बचाएं, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपका कौमी परचम है, जब वो पैरों के नीचे आता है तो उसकी इज्जत जो होती है ना वो बहुत ज्यादा चोट लगती है, उन बड़ों को लगती है, बच्चों को लगती है, फैमिलीज को लगती है। आप प्लीज का ख्याल रखें। तीसरी चीज ये कि जो भी बैजेस आपके पास पिछले साल थे पहले उनको ढूंढने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप नए बैजेस लें। वो कहाँ गए जो पिछले साल दिलाए थे? पुराना पाकिस्तान की तरह आपका नया पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। बड़ी गलत बात है। झंडा तो वही है हमारा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा और बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है खासतौर पर जश्न आज़ादी के हवाले से। और 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है, जो बड़ा अच्छा स्टेप है। और वो ये भी कहती है कौमी तराने की जदीद तर्ज पर दोबारा रिकॉर्डिंग भी की गई है, जो कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाई जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत वो अच्छी भी लगेगी। तो हम जब 14 अगस्त के कपड़े पहनेंगे तो हम भी जो है इसमें हम भी एक्चुअली 92 भी एक जो है कैंपेन चला रहा है। बिल्कुल, 92 पर आप लोग अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हैं और वो पिक्चर्स ऑन एयर की जाएंगी। अगर मैं वो नंबर भी आपसे शेयर कर दूं 0334192028 पर आप अपनी व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों की पिक्चर्स कौमी परचमों के साथ और वो ऑन एयर की जाएंगी 92 की स्क्रीन पर। हम भी ये जो है ना तस्वीरें खींचेंगे और हम भी तस्वीर भेजेंगे 92 पे और पता चला चाहिए कि दोनों एंकर्स जो है ना मॉर्निंग शो वाले वो भी जो है वो 14 अगस्त की तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले रहे।
जरूर हिस्सा लीजिए। ऑब्वियसली 2 दिन रह गए स्पेशल दिन में। अगस्त हमारे लिए बहुत अच्छी उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम में बस इतना ही। पॉलिटिकल अपडेट की अगर बात करें, शहबाज गिल साहब के वो 2 दिन पूरे हो चुके हैं और आज वो अदालत के सामने पेश होने वाले हैं। पेश हो चुके हैं बिल्कुल। आज सुबह शहबाज गिल साहब को पेश कर दिया गया अदालत में। शहबाज गिल के ड्राइवर की जो बीवी है अडियाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। में ये कहा जा रहा है कि खातून को शीरख्वार बच्ची के बगैर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। शहबाज गिल के जो मुलजिम थे नुमान, उनको भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, शहबाज गिल साहब ने जो इल्जाम लगाया था, कहा था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, तो जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने जो है वो अपना जो है वो पीठ जो है वो दिखाई है कि अदालत में उन्होंने दिखाया कि जी मुझे फिजिकल जो है वो जिस तरह मुझे अटैक किया गया है, मुझे अब्यूज किया गया है, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। बहरहाल इस पर हम बात करते हैं। हमने वक्त दिया है, हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में इस वक्त नून लीगी सीनियर रहनुमा गौहर बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपके लिए अच्छे दिन गुजरे और अच्छे जो है आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेकर आए। लेकिन इमरान खान साहब ने 13 अगस्त को अवाम को इकट्ठा करने का जो कह दिया, और साथ में आज की भी खबर है कि जनाब उन्होंने कहा है कि कल बताऊंगा आजादी कैसे जो है वो लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने कॉल दी है कि आप लोगों का फिर क्या मौकफ है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आप सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो तो शोशे छोड़ते रहते हैं और मतलब है कि जो हमारे वतन अजीज के लोग हैं उनको और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को वर्गलाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते और मुल्क में कोई ना कोई इंतशार का इवेंट वो जो है वो जारी व सारी रखते हैं। लेकिन 14 अगस्त के हवाला से यही है कि ये जाहिर है ये मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया, कायदे आज़म ने बनाया, और अल्लाह का शुक्र है हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर इस पाकिस्तान की तामीर में सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ही डाला। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने वो काम किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए करने बड़े नागुज़ीर भी थे और बड़े मुश्किल भी थे, जिनमें आपको पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग, अभी आप अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पिछले टेन्योर में उसका खात्मा किया, जो कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो ये भी न्याजी साहब की मेहरबानी है कि उसी लोड शेडिंग को वो किसी हद तक वापस भी लेकर आए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दहशत गर्दी बहुत थी। कराची में बिलखसूस वहाँ से आप प्रोग्राम कर रहे हैं और कराची में आपको पता है कि टारगेट किलिंग और ये वाक़यात बहुत ज़्यादा थे, दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसमें खातिर खा कमी आ गई थी। अब भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा CPEC जैसा प्रोजेक्ट, वो मतलब है कि मुल्क की तकदीर बदलने वाला, इसका भी क्रेडिट मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग को जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमने किए। अच्छा सर, इसके साथ बताइएगा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है इसमें हम बहुत सारी गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं शर्जील मेमन साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो ECL में डाला जा सकता है या डालने का उन्होंने मुतालबा किया है। हुकूमत इस वक्त किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है, क्या सोच रही है? क्या वाकई ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान साहब का नाम ECL में डाला जाए? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान जो है, हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को कानून और आइन के दायरे में रहना चाहिए। खान साहब इस निज़ाम के लाडले हैं, उन्होंने अपने कॉल और फेल से हमेशा ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के किसी कानून और आइन को तस्लीम नहीं करते, और जब कभी भी उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट का नाम लिया है लेकिन उसके बदले में उन्होंने कोई ना कोई मतलब है शरारत की है, कोई ना कोई शरंगेजी की है, कोई ना कोई फसाद फैलाने की बात की। इससे पहले आपने देखा एक दफा खान साहब ने जब धरने दिए थे तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, किस तरह से PTV पर हमला किया, किस तरह से नेशनल असम्बली के जंगले तोड़े, किस तरह से मतलब है कि वहां पर फिर दंगा फसाद किया, और वो केसेस भी मतलब है कि चले। फिर उसके बाद उन्होंने शेख रशीद साहब ने जो अभी आए थे, इन्होंने इस्लामाबाद पर हमलावर होने के लिए कहते थे कि 20 के 25 लाख लोग लेकर आऊंगा, लेकिन 20-25 शरंगेज लाने में कामयाब हुए, और उन 20-25 शरंगेजों के जरिए आपको पता है इन्होंने इस्लामाबाद में अमली तौर पर आग लगाई, जो कि पूरे पाकिस्तान ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बयान देने के बावजूद, फैसला देने के बावजूद भी उस फैसले को तोड़ा गया।
लेकिन समझ ये नहीं आती कि हर हाल में खान साहब सिस्टम के लाडले क्यों रहते हैं। शहबाज गिल से याद आया कि शहबाज गिल ने तो अच्छा, लेकिन अली साहब जी ठीक है ऑब्वियसली आप प्लीज डू कीप शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे भी चाहिए मुझे अली गौहर साहब, बिकॉज जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी इकदाम हो रहे हैं, अब अग्रेशन, इंतशार पसंदी जिस तरीके से नजर आ रही है, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी पर पीटीआई की भी तरफ से काफी सख्त रद्द अमल आ रहा है, इस तमाम चीजों की वजह फिर आप लोगों का इस हवाले से किस तरह डील करना, ये बड़ा देखिए एक एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन को अलबत्ता साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली या लॉजिकली जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए बात ये है कि एक हद होती है, मतलब है कि ये आप एक तो मैं मादरत से माया, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पीटीआई की तरफ से बहुत रिएक्शन आ रहा है शहबाज गिल की तरफ से, बयान की तरफ से, लेकिन बात ये है कि पीटीआई वाले तो ऑलमोस्ट इमरान नियाज़ी साहब ने तो जो बात की वो तो उसकी तकरीबन हाँ में हाँ मिला रहे थे, और जो बाकी लोगों ने भी बातें की हैं वो घुमा फिरा के कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। देखिए यकीनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पर सभी लोगों ने तनकीद काफी पार्टीज ने की है, जाहिर है जहां से कोई गिला शिकला है, इख्तलाफ होगा, जरूर तनकीद करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना और बात है, पाक फौज के बारे में इस किस्म की गलीज ज़बान इस्तेमाल करना और बात है। तनकीद तो होती है कि अगर हम कहें कि जी फलान निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं चल रहा, उसमें इंटरफेरेंस है, उसमें ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वो आज भी हम कहते हैं कि नहीं होने, आज भी हम कहते हैं कि इमरान अहमद नियाज़ी इस निज़ाम का लाडला है और उसको फायदे पहुंचाए जाते हैं और उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगता है। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की शहबाज गिल ने, और उससे पहले एक कैंपेन पीटीआई ने चलवाई जिसमें शोहदा के वर्सा की दिलदारी। अच्छा अली गौर साहब, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं निजाम का लाडला, निजाम का लाडला। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब तो पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो फिर निजाम के लाडले कैसे हुए ये लोग? देखिए बात यह है कि क्यों निजाम का लाडला नहीं है। आज भी जो पंजाब छीन के दिया गया है वो इमरान अहमद नियाज़ी को दिया गया। जो लोग आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट जिन लोगों ने किया था और आज़ाद करने के बाद पीटीआई को हराया था, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया और डिस्क्वालीफाई करके वो घरों को चले गए। तो बात करने का मकसद ये है कि वो तो किसी पार्टी के निशान के ऊपर नहीं आए थे, और जो जिस किस्म के जो हैं वो मतलब है कि इनके खिलाफ कितने दिन 7 साल तक वो फैसला रुका रहा, अभी तक भी वो मुकम्मल नहीं हो सका। और जो इनके करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं, जिसमें अद्वियात का स्कैंडल है, जिसमें बाकी दीगर वो बीआरटी पेशावर में कितना अर्सा थे तो वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे हैं। ये लालाइज्म नहीं है तो और क्या है। अभी तक तो किसी वो जो 5 कैरेट की अंगूठियां थी वो भी बड़े ज़बान ने ज़द-ए-आम है। लेकिन आप दूसरी बात अब यही करेंगे कि आपकी हुकूमतें करें, हमारी मरकज़ में हुकूमत जरूर है, लेकिन ये तमाम काम तो उन इदारों ने करने होते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए थे। GIT व्हाट्सएप पर बन गई थी, किस तरह से मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए थे, किस तरह से जस्टिस। आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप बड़े तरीके से ऐसे तरीके से समझाने की भी, बात करने की भी, अपना मौक़िफ़ देने की भी कोशिश करते हैं। एंड आई पर्सनली अप्रिशिएट पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स हु कम ऑन द शो एंड हैव a very liberal and an educated way to share their point of views. Thank you so much अली गौहर बलोच साहब, आप प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला। देखते हैं इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि असली हकीकी आज़ादी कैसे लेते हैं, यानी कि 14 अगस्त से पहले उन्होंने जो ये कॉल दी है, लेट्स सी। लेकिन एक आज़ादी वो ये मिली है कि लोगों को जो है थोड़ा सा एक तसल्ली हुई है, और वो ये वाली बात है प्रोग्राम से पहले मैं शाहिद से कही थी, शाहिद कितनी अच्छी खबर है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है, और शाहिद ने कहा यस ऐसा हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि और इस तरह की जो जिस हवाले से हम अभी बात करने जा रहे हैं उसमें और अच्छी खबरें आती जाएं। बड़ा सस्पेंस बना रही हूं, मैं आपको बताता हूं, अमेरिकी डॉलर सस्ता हो रहा है और सस्ता ऐसे हो रहा है कि बताया जा रहा है कि रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 66 पैसे सस्ता होकर 217 रुपए 25 पैसे का हो गया। भाई लिखा होता ड्रामाई तौर पर, ड्रामाई तौर पर तो मैंने पूरा ड्रामेटिक 28 जुलाई से अब तक डॉलर 22 रुपए से जायद सस्ता हो चुका है ऑलरेडी। और जाहिर बात है इससे हमारे जो मुल्की कर्जे हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा, ओवरऑल मईशत पर भी फर्क पड़ेगा, और हमारे रुपए की कदर भी इसका मतलब है कि बेहतर हो रही है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ सकती है और आ रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है। पता है इन सारी बातों में मुझे कौन याद आता है? अहमद भाई। अहमद भाई आते हैं, हमेशा आते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। आपने याद किया और हमारी
टीम ने कनेक्ट करवा दिया। तो हम अहमद साहब से बात करते हैं। मैं दुआ करती मेरे अकाउंट में $1 मिलियन जाए, वो भी टीम डाल देती। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, करेंगे। अहमद साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग साहब। अहमद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डॉलर में मुसलसल कमी आ रही है और रुपए की कदर बेहतर भी हो रही है, तो ये क्या कहा जा सकता है कि ओवरऑल मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद करते हैं। देखिए, जहाँ तक मस्बत की बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था और उसके अगले दिन के से जो है वो मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया, न सिर्फ स्टॉक मार्केट ने बल्कि एक्सचेंज मार्केट ने भी। और आज एक्सचेंज मार्केट जो है वो आप खुद बता रहे हैं कि 22 रुपए से ज़ायद गिर चुकी है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली जो डॉलर 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा था, आज 214-15 रुपए में भी ओपन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये सारी एक मस्बत तब्दीली है और इस मस्बत तब्दीली के पीछे बहुत सारे अवामिल हैं जिसका जिक्र मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था। और इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी जो है वो अब तब्दीली इसलिए देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी जो है वो अब आती जा रही है और साथ साथ जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है उसकी भी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों कल या परसों जो है वो ट्रेजरी बिल जो है स्टेट बैंक ने बेचे हैं, उसमें कोई मजीद इंटरेस्ट रेट का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि निस्बतन थोड़ा सा जो है वो उसमें कमी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल पोजीशन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ है। डाउन द लाइन 2 महीने के बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी पोजीशन बल्कि मैं समझता हूँ ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस तरीके से हम, जब आपने लास्ट टाइम बताया था और वाकई में उसके बाद जो एक टर्न आया और बड़ी उम्मीद रख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे भी अभी सफर करना है थोड़े दिनों बाद, तो मैं ही सोचूं जल्दी से डॉलर नीचे और आ जाए। लेकिन अब सरमायाकारों की अगर बात करें कि अब उनका कॉन्फिडेंस कितना बेटर हो रहा है, क्या उनकी उम्मीदें अब ज्यादा और स्ट्रेंथ पकड़ रही हैं, जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जहाँ तक सरमायाकारी की बात है, जहाँ स्टेबिलिटी लोगों को नज़र में आती है वहाँ ज़रूर सरमाया करते हैं और सरमायाकार जो हैं वो आगे आते हैं। पिछले दिनों तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट बढ़ी है, कल 200 पॉइंट गिरी थी, लेकिन जहां 5% के करीब मार्केट बढ़ जाए वहां मार्जिनल जो है वो अगर मार्केट गिरती है तो ये रोज़ का अमल है, लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो पाकिस्तान में पी रेशो 3.5-4 के करीब है वो आइडियली 10-12 के करीब होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसमें जब गुंजाइश मौजूद होती है तो आज बहुत है कि न सिर्फ छोटे सरमायाकार बल्कि बड़े सरमायाकार भी जो है वो मार्केट में आगे आए, मार्केट में इन्वेस्ट करें और मार्केट की पॉजिटिविटी है। देखिए, जो कुछ भी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे कोई रातों रात कंपनी की पूरे साल की परफॉर्मेंस जो है वो मैटर नहीं करती। पूरे साल की परफॉर्मेंस में पिछले साल में अगर आपने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, कंपनी ने अच्छा मुनाफा दिखाया है और जो कि अब नजर आ रहा है मुख्तलिफ कंपनियों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और फिर पिछले 3 महीने की भी रिपोर्ट्स अगर देख लें तो मैं समझता हूं कि ये आइडियल पोजीशन है कि यहाँ सरमायाकारी के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें आगे जाके लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। गो कि जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो आज भी मैं कहता हूँ कि ये 16% जो है वो बहुत ज़्यादा रेट है, उसको नीचे आना चाहिए। डबल डिजिट से नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट जो है वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। अहमद चुनाय साहब, अभी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आपसे जाहिर बात है रहनुमाई हासिल करते हैं। मैं चाह रहा था कि आप थोड़े से वो अवामिल का भी जिक्र कर दें कि बुनियादी वजह क्या है डॉलर की अचानक 22 रुपए नीचे आ जाना, कि अचानक कहां से कहां पर डॉलर आ गया और क्या अभी भी चांस है कि डॉलर मजीद नीचे गिर सकता है? देखिए, इसका सीधा ताल्लुक जो है वो 2-3 चीज़ों से है, जिसमें हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जहां आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट्स की वो 7.5 से 5.5 पर आ जाए और $5.5 बिलियन पे आ जाए, और इसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंसेज जो हैं वो इस $5.5 बिलियन को मैच कर जाएं, तो फिर आपकी डॉलर की जो शॉर्टेज है रीपेमेंट्स में उसमें कमी हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बेसिक पॉइंट। और दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि लोग ये देखते हैं कि फ्यूचर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पाकिस्तान खुदा न खासा डिफॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाए, इसलिए कि इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। पाकिस्तान एक बहुत सारी कमोडिटीज
प्रोड्यूसिंग नेशन है और पाकिस्तान एक सेल्फ सफिशिएंट है, रिलायंस है बहुत सारी चीज़ों में, तो इसके बाद जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रहती कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाए। हम डिले ज़रूर कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सारी सूरत हाल पे जो है वो पा लिया गया है। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर होता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खबर मिलेगी। साथ साथ IMF के लोन की अप्रूवल है, साथ साथ दूसरे जो दोस्त ब्रदर मुल्क हैं जिनसे हमें लोन की एक्सपेक्टेशंस थी, डॉलर की एक्सपेक्टेशंस थी, वो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम शुरू होता है बाकी सारे प्रोग्राम भी शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान एक विन विन पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कहते थे कि हमारा जो है वो जो अपना डॉलर का वो खतरनाक हद तक नीचे चला गया है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बेहतर हो रही है और पाकिस्तान उस मामले में भी जो है वो बेहतर तरफ जा रहा है। अहमद भाई, एक बड़ा अहम सवाल, अगस्त के आखिर तक आपको क्या लगता है कि डॉलर कितना और नीचे आ सकता है? मैं आपसे ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ भी सवाल कर रही हूँ। देखिए, हम तो हमेशा इस बारे में बड़े वोकल थे कि डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 190 के लगभग है, उससे ज्यादा नहीं है और ये जाहिर है मार्केट डॉलर की किल्लत पैदा, पान वाला भी डॉलर जो है वो बचाने लग जाए तो इसके बाद जो है वो जाहिर है ब्लैक में एक बड़ी डिमांड आ जाए, एक्सपोर्टर्स जो है उनकी रेमिटेंसेज जो है वो रुक जाए, वो रोक लें कि आज नहीं कल मंगवाएंगे इस एंटिसिपेशन में कि डॉलर बढ़ जाएगा। और उनको बड़ा फायदा भी हुआ कि जहाँ ₹2 का माल बेचा हुआ था वहाँ ₹250 की डॉलर की यील्ड इन्हें मिली, तो उस वक्त जो है वो ये पोजीशन थी कि लोगों डॉलर्स एडवांस सेल करना शुरू कर दिए, बैंकों ने एडवांस सेल करना शुरू कर दिए और डॉलर मिल नहीं रहा था। जहाँ इंपोर्ट पे डॉलर 255 तक चला जाए, वो गिर कर अगर 220 के लगभग आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हेल्दी पोजीशन है और इस हेल्दी पोजीशन को जो है वो बरकरार रखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि हम 2 महीने के पीरियड के अंदर डॉलर को जो है वो 200 की ऊंची उड़ान से नीचे देखेंगे इंशाल्लाह। ओ जबरदस्त खबर भाई, वाह वाह। 2 महीने का आपने जो बात, भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और आप हमेशा जब भी आते हैं पाकिस्तान की माशरत के हवाले से, पाकिस्तान की बिजनेस, पाकिस्तान के ग्रोथ के हवाले से हमेशा अच्छी बात करते हैं और बात सिर्फ इतनी है कि आप कुछ करें ना करें, हम कुछ होते हुए कुछ अपना कोई हम अपना किरदार अदा कर सके ना कर सके, लेकिन बात अच्छी करनी चाहिए, दुआ अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर कमिंग ऑन द शो। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटा सा वक्त लेते हैं, शाजी फरमाया कर रहे हैं आपका बहुत बेताबी से इंतजार, बहुत खुशी है, हमका डॉलर जो है वो नीचे आ गया है और हमारे रुपये की कीमत आगे बढ़ रही है। तो इस वक्फे के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम की मजीद सेगमेंट्स को लेकर। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि मईशत हमारी कितनी बेहतर हो रही है, जो रुपए की कदर है उसमें कितनी बेहतरी आ रही है, डॉलर कितना नीचे जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मामला भी हैं जो कि मईशत से जुड़े हैं और आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गैलप पाकिस्तान जो कि बहुत अच्छे सर्विस करता है और मुनफरिद सर्विस सामने लेके आता है। एक बार फिर उन्होंने बड़ा अच्छा सर्वे किया और उसमें जो चीजें सामने आई है कि 52% पाकिस्तानी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हुकूमत के पास IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यानी कि लोग ये मानते हैं कि कोई और ऑप्शंस थे उनके पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे कि जिस तरीके से पेट्रोल को सस्ता किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पेट्रोल महंगा तो किया। 92% आवाम का ये सोचना है कि कोई और ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया गया और ऑप्शन ये ऑप्ट किया गया IMF की तरफ। बिल्कुल, और हुकूमत ने मुआशी मसाइल की निशानदेही के लिए सही इनिशिएटिव नहीं लिए। इसके साथ साथ 73% पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि बजट 2022-23 में हुकूमत ने मईशत को सही समत में लाने के लिए कोशिशें की हैं। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, 73% क्या सोचते हैं और 52% क्या सोचते हैं, इसके साथ साथ जो एक और फिगर सामने आ रही है 71% पाकिस्तानियों को क्या लगता है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं दादोशुमार, क्योंकि हमने आपको बता दी है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों किया गया है और ये असल में लोग कह क्या रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमने राब्ता किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान गिलानी साहब से, उनसे ही हम जान लेते हैं। बिलाल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या खैरियत से?
बिलाल भाई, ये हम दादा शुमार तो बता रहे हैं, बड़े दिलचस्प हैं ये, लेकिन ज़रा मुझे बताइएगा कि ये IMF की शराइत के हवाले से लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहा लोगों ने? जी, इस पे इस दफ़ा हमने ये सोचा कि जनरल पब्लिक के अलावा हम जो एलीट पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मईशत से जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक कैटेगरी है चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की। तो हमने उनकी एक जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलके ये सर्वे किया और ऐसे लोग जो बिजनेसेस के साथ बिजनेस को मैनेज करते हैं, उसके बारे में राय रखते हैं, हमने सोचा कि हम उनसे भी एक राय लें बजट के हवाले से। और ऐसे पाकिस्तानी जो बड़े कारोबारी हैं, जो सनतकार हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी इस सर्वे में शामिल करें। तो उस सर्वे के नतायज आपने सामने रखे कि एक तरफ हुकूमत का ये दावा है कि इस बजट में तमाम कड़वे घूंट जो आवाम ने पीने हैं वो इसलिए पीने क्योंकि IMF उसकी कसूरवार है। तो जब ये सवाल हमने पॉलिसी मेकर से पूछा, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से पूछा, तो उसमें वहाँ एक कंसेंसस इस तरह का नहीं पाया गया, बल्कि 52% ने ये कहा कि इनमें से जो मुश्किल इक़दामात हैं वो IMF के कंधे के ऊपर रख कर हुकूमत अपने किसी मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। असल में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और इससे कम मुश्किल बजट भी पेश किया जा सकता था। ये एक मुनफरिद बात है कि इस बजट में हुकूमत ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि यही कहा है कि हाँ वाकई बजट बहुत मुश्किल है और अब आम पर एक मुख्तलिफ तरह के प्राइस बॉम्ब्स हम छोड़ रहे हैं क्योंकि IMF ने कहा है। तो ऐसा मालूम होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी इस बात को इस वक्त एटलीस्ट इस वक्त तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, having a lot of ACCAs and CAs in my family, I know कि उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोई भी सवाल समझने का और कोई भी सवाल का जवाब देने का। वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं और बंदा कहता है ये कहाँ से दिमाग आया आपका। तो जब आपने इनसे सवाल किए तो किस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए और किस तरह उन्होंने उसके जवाबात को जो है ना वो टेक्निकली या उन्होंने वो आपको उसको जवाब दिया? जी बिल्कुल। तो पार्टली ये कि ये जो सेगमेंट हमने इंटरव्यू किया इनका इकोनॉमी से और बिजनेस से क्योंकि काफ़ी गहरी निगाह भी होती है, तो उनके रिस्पॉन्सेस स्लाइटली मोर नुअंस्ड हैं, डीपर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने बजट के हवाले से कोई मुस्बत राय नहीं दी, मगर दूसरी तरफ उन्होंने कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म उनकी तरफ भी निशानदेही की। मसलन ये कि पाकिस्तान में टैक्स जो है वो क्यों गरीब आदमी पर ही लगता है। तो उन्होंने हमें ये निशानदेही की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बड़ा टैक्स पेयर है उसको हुकूमत टैक्स नहीं कर पाती, बल्कि छोटे टैक्स पेयर को ही मज़ीद फ्लीस करती रहती है। इसमें एक रीसेंट एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में रिटेलर्स जो हैं उनसे हुकूमत ने टैक्स करने का वादा किया और ये कहा कि अच्छा जो सैलरीड तबका है उसको तो हम टैक्स कर रहे हैं, तो अब हम रिटेलर्स को भी ले आएंगे, दुकानदार को जो टैक्स बहुत कम पे करते हैं। तो उन्होंने इन सर्वे रिस्पोंडेंट ने हमें ये इस बात का इजहार किया कि हुकूमत इस मामले में नाकाम हो जाएगी। और फिर कुछ अर्से बाद यही देखने में आया कि हुकूमत ने वो रिटेलर्स से मुतालबा वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर डाला। तो कुछ इस तरह की एक उन्होंने डीपर बातें भी हमें बताई। कुछ जो बड़े बिजनेसेस के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया इसके बारे में उन्होंने मुस्बत राय दी। उनका ख्याल है कि जो बैंक्स हैं उन पे सुपर टैक्स लगाया तो इससे आम पाकिस्तानी जो छोटा पाकिस्तानी है उसमें पॉवर्टी रिडक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मगर जनरली एक जो इकोनॉमी के बारे में एक थोड़ी सी मायूसी सी पाई गई इन स्टेक होल्डर्स से जो कि इकोनॉमी को बहुत करीब से देखते हैं। तो एक तशवीश का बाइस है कि एक तरफ हुकूमत का बयानिया है और दूसरी तरफ जो लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, ये तो होल्डर्स की बात हो गई कि उनमें थोड़ी सी मायूसी पाई जाती है, लेकिन अगर हम आम आवाम की बात करें तो वो क्या सोचते हैं कि हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं मईशत के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, क्या वो ठीक थे?
जी, इस पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सो एक आम पाकिस्तानी की भी यही राय है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यानी उनको जो लॉन्ग टर्म कोई फिक्सेस हैं पाकिस्तान के, जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, उनको तो उसके बारे में समझना या उसके बारे में कोई इल्म रखने की एक बहुत मुश्किल एक उनके लिए मरहला है। उनके सामने जो चीज़ है वो ये कि इस महीने में पाकिस्तान में जो महंगाई हुई वो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा थी। बिजली के बिलों में एक साल में 100% इजाफा हो चुका है। सिर्फ एक साल में 30% गंदम की कीमतों में और खाने पीने की कीमतों में। तो जब हम आम पाकिस्तानी से राय लेते हैं तो उसकी राय बजट के हवाले से इन स्टेक होल्डर्स से भी ज़्यादा मनफी है। अब कुछ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अगर बदलेगा तो हो सकता है कि लोगों की तवक्कुआत में कोई बेहतरी आए। इस वक्त एक मायूसी सी भी पाई जाती है कि ये जो करंट हुकूमत है ये अपनी इकॉनमी के हवाले से इनके इक़दामात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक कड़वा घूंट ही पेश कर रहे हैं। उसके जो फ़वायद हैं वो कब नज़र आते हैं, इसके बारे में एक मायूसी सी है कि पहले भी बहुत से हुक्मरान हमें इस तरह के दावे करते रहे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह सुबह आपके साथ एक मायूसी की बात कर रहा हूँ, मगर ये कि इस वक्त अवामी राय और स्टेक होल्डर्स की राय अनफॉर्चुनेटली पेसिमिस्टिक है। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप प्रोग्राम में आए हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छे मामला करें, और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी सर्विस शाहजहांपुर में मुझे कहते हैं आप हमसे शेयर करते रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सीएस के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक तो दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड प्लस क्योंकि वो इतना पढ़ पढ़ के जो है ना उनका दिमाग माशाल्लाह इतना पॉलिश हो चुका होता है कि वो हर चीज के बड़े टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हैं। सो अब जरा टेक्निकल पॉइंट की तरफ से हट के हम उस पॉइंट की तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान के इमेज के हवाले से। और ये 14 अगस्त इस तरह बहुत बड़ा दिन हमारे लिए आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह आई थिंक वी आर द ओनली मॉर्निंग शो या ओनली शो दैट हैज अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स कमिंग ऑन इट। हमारे पास LA से बहुत लोग आए, हमारे पास UK से बहुत फॉरेनर्स आते हैं, हमारे पास न्यूजीलैंड से जो हमारे साथ फैमिली जिसे ज्वाइन की थी उसने उनका एक बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैं जब उम्रे पे थी अभी कल परसों तक, तो शाहजेब कितने लोगों ने मुझे वो वीडियो शेयर की, देखिए आप लोगों की वीडियो, आप लोगों का पूरा शो इस तरह है। मैंने कहा चले थैंक यू सो मच। आई थिंक आजकल वो फैमिली जो है वो न्यूजीलैंड में सॉरी सऊदी अरब में जब मैं सऊदी अरब में थी तो उन्होंने मुझे टाइम्स ने ना बड़ा मैसेज किया कि हम लोग भी सऊदी अरब में। मैंने कहा दैट्स हाउ नाइस। बट आई थिंक आपने मेरी गैर हाजिरी में किसी इटालियन से भी मुलाकात की, इटालियन बाइकर गर्ल लेंगे, और ये भी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हुई है, यहाँ की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुई है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी बाइक राइडर से जो कि निकली हैं पूरी दुनिया घूमने के लिए। जब हम बाइक का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम मुख्तलिफ बाइक राइडर्स को आजकल देख रहे हैं, रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इवन पाकिस्तान में भी, कि कोशिश की जाती है पाकिस्तान टूर किया जाए बाइक्स पर, और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इनकाद भी करते हैं, ऐसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और अक्सर प्लान भी उनके इस किस्म के बनते हैं कि वो निकलते हैं और कुदरती हुस्न देखने के लिए बाइक राइड की जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पर नदन एरियाज में। तो इस तरीके से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जब ये जिक्र आता है कि कोई अकेली खातून मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करने के लिए निकली है और वो भी अकेली, तो ये सोचना भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वैसे खैर कोई खातून हो या कोई मर्द हो, बाइक पर अकेले राइड करना वो भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है। आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं, मौसम की सख्तियाँ होती हैं, बीच में लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, ये सब इशूज़ आते हैं। लेकिन हम जिनका जिक्र कर रहे हैं इनका इटली से ताल्लुक है, एलेना इनका नाम है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब वो पाकिस्तान तो पहुंच चुकी हैं लेकिन वो किन ममालिक से होती हुई आई हैं और अब पाकिस्तान पहुंची हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं एलेना से। एलेना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? Hello, good morning, everything is good. Hello from Pakistan, from Lahore. So Elena, how's your experience so far if we only talk about Pakistan? So good. It was very short. I just
entered Pakistan a few days ago. So my first experience was crossing the Balochistan area, which we all know that it's a little bit sensitive, so I had to cross it in some special conditions. Foreigners are not allowed to cross the Balochistan area freely, so I was escorted for safety reasons. And then once I finished with the Balochistan area, I had the chance to reach Lahore freely, and I just started to experience Pakistan. I'm fresh here, and I can't wait to start properly to explore your country. So far, so good. I had and hope you're enjoying your time in Lahore. Elena, when and from where did you started this journey? So I'm a Romanian citizen, and I live in Italy. I started my journey 3 years ago from Italy. I crossed all the Balkans, East Europe, and then I entered Middle East from Turkey to Lebanon. I crossed all the Arab countries, all the Gulf countries. I was stuck for pandemic for a while in some countries, and then finally I did Iraq, Iran, Pakistan, and here I am, yeah. So how many countries have you already seen? Many. I don't count them, more than 25 in this trip. I did also a part of Africa. I did also a part of Africa before I started this trip, so I have also some countries there. I don't count them usually, but I can count the flags here on my motorcycle. There are so many. That's great, that's great. Elena, there are so many girls out there, especially in Pakistan, listening to you, and they must be following you, and they really want to visit the entire world. They really want to go out on a bike. I know it's very difficult to visit, most of the countries on a bike. It's difficult for a woman. So have you faced any challenges while riding to different countries? Actually, apparently it's difficult. It's not that difficult. At least for me, it is not difficult from the point of view of the motorcycle or traveling. I never faced any important major difficulty. Of course, sometimes I have to face some bad roads. I went to the desert, to the mountains with this heavy bike that is not exactly the best bike to travel with. But these are just small details. How could you drive a bike in a desert? Actually, once. When you want to do it, you can find a way, you know. You can always find a way. It seems so difficult. I'm very attracted I'm very attracted by deserts, so I did all my best to reach it, and actually you can always find a way. It is not difficult as long as you put away your fears and as long as your priorities are very clear. Of course, we are also talking about passport privileges and all this. I can consider myself a very lucky person that my passport allows me to go to easily go in many countries, but still it is not. We can also start with small steps. We can also start with places where we are allowed to go, with countries around our country, not necessarily to aim to go right away everywhere. So with small steps we can reach big goals. We have also heard about your world record. Are you trying to make a world record on something? I don't know exactly. It's more a personal record. I want to complete the world tour without hotels. So it's been 3 years since I'm traveling now, and I never took a hotel. Everywhere I go, I'm hosted by locals. And sometimes I'm camping only because I want to enjoy the nature, some amazing places and like this. But everywhere I go, I'm hosted by locals, trying to create, how I like to call it, a universal network of souls, to prove that everywhere, we belong everywhere, that our home is everywhere. This is one of my taglines, home is everywhere, and that there is everywhere a good side of the world. And the world is not going that bad as people sometimes are trying to picture it as. No? So this will be more my personal record to complete the world tour without hotels. Then if it can turn into a Guinness record, I don't know. I don't care too much about this kind of affirmations, and
it is more about my personal I know challenge it's and very record. difficult for you, but how Pakistani locals are treating you? It's not difficult at all, come on. Pakistani people are treating me so well, so well. Actually, I'm overwhelmed the way I was received, especially here in Lahore, and I had also a stop in Bakar. The way the people are receiving me and they are treating me and they are protecting me, because even crossing Balochistan with all the escorts, they were like trying to protect me and to take care of me. So this is overwhelming. It's so beautiful. And this makes me feel home even here in Pakistan. Would you like to say something as a tourist to all Pakistanis at the end, please? What to say, that I can't wait to meet as many as possible of you. Thank you for all being such good people, and the traveler, the entourage in the travelers world, the Pakistani people, they have a very good reputation. All the travelers are talking so nice about Pakistani people, so that's why actually I'm here. And as a big surprise for me, I will reunite with one of my relatives, with my 15 years old young niece, and I will travel with her in Pakistan. So I choose Pakistan because it has a good reputation, considering the welcoming of people. So I want to thank them so much, and keep going, highlight the beauties of your country, and thank you for receiving us so warmly. That's really important. And I hope, Elena, you are enjoying your time here. Thank you very much for joining us. एलेना फ्रॉम इटली हमारे साथ मौजूद थी और उनसे गुफ्तगू हो रही थी इस हवाले से। पाकिस्तान के टूर पे हैं वो, 25 से ज़ायद ममालिक सफ़र कर चुकी हैं। वो बाइक पर ट्रैवल कर रही हैं अकेले, कोशिश करती हैं होटल में स्टे ना करें, और जो लोकल्स होते हैं उनके पास स्टे करती हैं। इस तरीके से वो टूर कर रही है, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने की कोशिश भी कर रही हैं और बता रही हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मौसम की। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था, बारिशों के बारे से हम जिक्र कर रहे थे, तो अब ज़रा बारिश के बारे में ये जान लें कि ये जो सिलसिला चल रहा है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये कब तक चलेगा। खासतौर पर जो कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है माया, जो 2 घंटे की तेज़ बारिश हमने देखी, क्या आगे भी ऐसा कोई स्पेल आने वाला है? सुनने में तो यही आया है कि 14 अगस्त तक जो है ये स्पेल्स रहेंगे। इनकी क्या इंटेंसिटी है, कितने जो है ये कितने अर्से तक और रहेगा स्पेल, ये वाला कितने अर्से तक रहेगा, या आगे आने वाले स्पेल्स ये कहते हैं। तो हमारे साथ इसी मामले पे हमारे प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सरफराज साहब, खैरियत से हैं? और मौसम कैसा जा रहा है, आप बताइए, कैसे कितना एंजॉय कर रहे हैं कल रात की बारिश और इस वक्त का मौसम के बारे में? जी बहुत शुक्रिया जी। मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त है। कराची का मौसम कल तक तो हब्स और गर्मी थी, लेकिन रात की बारिश के बाद बेहतर हो गया है। अभी भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और आज भी इम्कान है आफ्टरनून के बाद थंडरस्टॉर्म, रेन तेज़ हवाओं के साथ, जैसे कि गुज़श्ता रात हुआ। ये एक्चुअली अभी तक उसके लो प्रेशर एरिया मौजूद है कराची के जनूब मशरक़ में। तो बदीन और हमारा जो सदरन सिंध है उस एरिया को तक उसका फैलाव है। तो उसमें अगले 2 दिन तक है ऑन एंड ऑफ सिलसिला, इसी तरह से कभी वक्फा हो जाए, कभी मॉडरेट और कभी तेज़। मौसम तो बहुत सुहाना है और हम भी चाहते हैं कि हम मौसम को एंजॉय करें, लेकिन परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो अभी हमने देखा है गुज़िश्ता रोज़, क्या ये इसी किस्म का ही स्पेल हम देखेंगे आने वाले चंद दिनों में भी? जी बिल्कुल, इस तरह का स्पेल मुतवक्के है, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो अभी तक वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मौजूद हैं, लो प्रेशर एरिया मौजूद है, मॉइस्ट हवाएं जो समंदर से ऊपर मॉइस्चर लेके आ रही हैं वो मुसलसल मौजूद है और अगले 2 दिन तक रहेगी सर्कुलेशन इधर ही कराची के जनूब में, जनूब मशरक़ में इस वक्त, फिर पास करते हुए जनूब मगरब की तरफ जब तक जाएगी तो 2 दिन इसको लग जाएंगे। एटलीस्ट 14 की दोपहर या शाम में जाके ये सिलसिला फिर थम जाएगा, फिर हल्की बारिश आगे मुतवक्की है 1-2 दिन जी, लेकिन 16 से अनवर फिर सिलसिला जी।
16 के बाद साहब, यानी कि ये जो हल्की हल्की जो शरारत रहेगी बारिश की, ये 14 के बाद रहेगी और 16 से फिर हम एक नए स्पेल में दाखिल हो रहे हैं सरदार साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 16 की आप कह लें दोपहर या शाम से फिर एक और स्पेल है और वो भी इसी तरह का तेज़ स्पेल दिखाई देता है और वो 18 तक चलेगा, 18 की रात तक, और उसमें भी इसी तरह तेज़ मूसलाधार बारिश किसी वक्त मुतवक्के है। तकरीबन पूरे ही सिंध में ही है, यानी बैक टू बैक सिस्टम्स हैं ये, और साथ में बलूचिस्तान के जो जनूब मशरकी अजला हैं, मशरकी और जनूबी अजला, उन तमाम एरियाज़ में दोबारा से तेज़ बारिश। सरफराज साहब, एक तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था कि अब माजी में भी हमने ऐसे स्पेल्स देखे कराची में जो मुसलसल चलें और ये सिस्टम जैसे दाखिल होते रहे, कि अभी हम देख रहे हैं कि वक्फे से बारिश होती चली जा रही है। कितने 3 हफ्ते तो हो चुके हैं कि बारिश का सिलसिला चल रहा है। देखा था इस तरह वाले स्पेल्स देखे बिल्कुल, और अभी भी आप बता रहे हैं कि 16 तक चलेंगे, 16 से 18 तक चलेंगे। तो सर इस दफा क्या लग रहा है कि क्या सर्दियां कुछ जल्द आने वाली हैं कराची में? देखिए, सर्दियों के बारे में तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, मुश्किल होगा कि पहले आ जाएंगी या बाद में। वो तो आपको पता है कि सितंबर के मिड के बाद फिर दोबारा से कराची में एक तरह से निस्बतन गर्म मौसम शुरू हो जाता है। फिर अक्टूबर का महीना दोबारा से गर्मी होती है जी। तो अक्टूबर में जाके कुछ आइडिया होगा कि सर्दी करीब मतलब कितने जल्दी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस साल बारिशें ज़्यादा हों उस साल अमूमन चूँकि ऑलरेडी ज़मीन का टेम्परेचर कम हुआ होता है, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से मॉइस्चर उसके अंदर गया होता है, और सर्दी फिर एक इम्कान होता है कि जी मामूल से कुछ ज़्यादा पड़ जाए, ज़्यादा हो, वो ज़मीन ठंडी हुई होती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, इसलिए तो अब आप लोग जितने एक्सपर्ट होते हैं फिर हमारे प्रोग्राम में होते हैं। चलिए डील कर लेते हैं ना सरदार साहब, ना आपकी ना मेरी पैकेज डील बताएं, मानसून का जो सीज़न है वो कब तक रहेगा आपकी नज़र में? हाँ, देखिए ये अगस्त के जो बकिया दिन है इसमें तो वही चंद दिन का बीच में कराची के हद तक या सिंध के हद तक, यानी 19 या 20 के बाद इसमें वक्फा आएगा 3-4 दिन का, और को वेस्टर्न सिंध या अपर सिंध में फिर दोबारा से मेरे ख्याल में 23 से ऑनवर्ड को फिर। लेकिन कहने की मतलब ये है कि जो अगस्त के दिन है बकिया उसमें ज़्यादातर है कुछ ना कुछ स्पेल्स आते रहेंगे, और 1-2 स्पेल तो मैंने आपको बताया करंटली जा रहा है, और एक इसके बाद 16 से इसके बिल्कुल बैक पे आ जाएगा दूसरा, और फिर एक आध उसके बाद और भी आप तो कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो कहा गया था अगस्त के शुरू में या जुलाई के आखिरी हफ्ते में कि अगस्त में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, तो ट्रेंड उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, तो थैंक यू सो मच दास साहब, आप आए और आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करे, और आने वाले दिनों में फिर आपको तकलीफ देंगे और पूछेंगे जो 16 से अब आ रहा है स्पेल उसका क्या सिनेरियो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन दुनिया में इस वक्त बड़ा जबरदस्त फीफा के हवाले से जो चर्चे हो रहे हैं वो ये है कि अभी मैं कतर में ट्रैवल कर रही थी, और क्योंकि उनकी ऑब्वियसली ऑफिशियल वहां पर उनका होने वाला है इनेकाद भी, बाकायदा उनकी एयरलाइन में जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं होती जैसे कि हाउ डू यू वेयर योर सीट बेल्ट एंड योर ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग, इतने फनी तरीके से दे हैव देयर एंटायर टीम बिहाइंड, और उनके मैनेजर इज इन द एडवर्टाइजमेंट, और वो इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने किसी और एयरलाइन में नहीं देखा। एक्चुअली उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए करने के, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, इवन एयरलाइंस हो, इन सब के जो वो है ना कि बिजनेस है, कारोबार है, वो चमकने जा रहे हैं, चमकने दमकने जा रहे हैं। और कतर ने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए 6 लाख वर्किंग वीजा जारी भी कर दिए हैं। पाकिस्तान से भी हजारों अफराद ने रोजगार के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माया, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ रही हैं जैसे कि बताया जा रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट में ताखीर हो रही है, और उसकी वजह से क्योंकि ज़ाहिर जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको थोड़ी इस बात की टेंशन भी है। तो इसी पर बात करने के लिए पहले हम हमारे नुमाइंदे हैं आज अहमद, उनसे हम डिटेल जान लेते हैं, फिर मजीद भी बात करते हैं कि ये इसकी वजूहात क्या है इन परेशानियों। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कतर की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप के तहत 6 लाख वीज़ा जो हैं वो जारी किए गए हैं, और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर कर अच्छा रोज़गार जो है वो कमा सकते हैं। इस हवाले से जहां एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जा रही है कतर की जानिब से, वहीं पाकिस्तानियों की जानिब से भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करने वाले लोग हैं उनको फेस करना पड़ रहा है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही मेडिकल सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं, जो कि एक कराची में जबकि दूसरा इस्लामाबाद में कायम किया गया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 100 अफराद का जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, जबकि अप्लाई करने वालों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही है। इस हवाले से ताख़ीर होने की वजह से कतर की मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से कई वीज़े जो हैं वो कैंसिल भी किए गए हैं, और ये वीज़े
फिर बांग्लादेश और भारत के जो शहरी हैं उन्हें दिए गए हैं और बड़ी तादाद में हैं। उनकी हुकूमतों की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इक़दामात किए गए हैं, वसाइल को आसान बनाया गया है, प्रोसेस को जो है वो लिमिटेड किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं वो कतर जा सके। इस हवाले से मुताल्लिका एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि कम से कम भी $1 अरब की जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं सिर्फ कतर फीफा वर्ल्ड कप के तहत ही, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ जाकर काम काज कर सकते हैं और अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कर सकते हैं और इससे न सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट मिलेगी बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो मिल सकती है। ताहम प्रोसेस जो है वो स्लो होने की वजह से कई पाकिस्तानी जो हैं वो वेट एंड सी पॉलिसी पर अमल पैरा है। कई माह जो है मेडिकल टेस्ट के लिए शहरियों को इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि इसी इंतज़ार में कई पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से यही मुतालबा किया जा रहा है मुताल्लिका हुकाम और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अप्लाई करके और बेहतर जॉब करना चाहते हैं, उनकी जानिब से ये हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि प्रोसेस को जो है शफाफ बनाया जाए, जो मसले और मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर कम किया जाए, मेडिकल सेंटर्स जो है उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी शरह को भी जो है वो बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉलिसी से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी थैंक यू सो मच राज भाई, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अच्छा हुआ पता चल गया कि सिनेरियो क्या चल रहा था। शाहजेब भी यही कह रहे थे कि मुश्किलात आ रही हैं, वो मुश्किलात ऑब्वियसली उसको पार करना है, चैलेंज है, उसको रेक्टिफाई करेंगे एंड देन वी विल कम टू अ सोल्यूशन कि करना क्या है। इसी पे हमारे साथ बात करनी बिल्कुल। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अदनान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अदनान साहब, खासतौर पर हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त हम जैसे कि दिखा भी रहे कतर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते हुए वो चाहते हैं कि सारे काम स्मूथली हो जाएं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? खासतौर पर उनकी जो रवानगी है वो क्यों अटक रही है? देखें, सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कतर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कतर के अंदर जो लास्ट मरदमशुमारी हुई थी उसमें उनकी पॉपुलेशन 2.7 मिलियन के करीब है, जिसके अंदर जो अदर नेशनल्स जो हैं उसके अंदर इंडियंस जो हैं वो 7 लाख के करीब हैं, मैन पावर जो उधर कर रहे हैं। उसके बाद फिलिपीन का नंबर है, जो नेपाल है वो 4 लाख के करीब मैन पावर है वहाँ पे जो कतर के अंदर काम कर रही है। श्रीलंका 4 लाख प्लस है। पाकिस्तान का रेशो सबसे कम है। अच्छा, वजह उसकी यही है कि हमारे अब कतर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे अब स्टार्ट हुए हैं हमारे, और कतर गवर्नमेंट ने हमारे साथ, हमारी गवर्नमेंट्स के साथ, हर गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स, और अब उसको एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और यहाँ से भी गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि वहाँ से मैन पावर का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो और हमारी मैन पावर जा सके, क्योंकि हमारे यही जो मैन पावर है ये हमारे एम्बेसडर्स हैं और इन्होंने जाके वहाँ से रेमिटेंसेस भेजनी है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं है, यूटिलाइजेशन यूथ की जो है जो कि 64% है वर्किंग एज की, बिल्कुल उसकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है। तो उसका जो हमारे जो प्योपा है पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन, तो हम लोग अपनी काविश से वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं ताकि मैन पावर पाकिस्तान की बाहर हम डिप्लॉय कर सकें गल्फ स्टेट्स में, कतर में, स्पेशली कतर के अंदर इस टाइम पे जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है मेडिकल्स के अंदर। क्या वही बात करनी चाहिए थी भाई कि किस तरह क्या इश्यूज आ रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेशन में, क्या डिलेज आ रहे हैं, किस एंड पर आ रहे हैं, क्या ये करने वाले जो अप्लाई है उनकी कोई कोताही है, उनको कुछ ख्याल रखना चाहिए? जी, इसके अंदर ये है कि कतर का थोड़ा सा ये बताओ कि सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। कतर के अंदर आप पहले वीज़ा नंबर इशू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। अच्छा, पहले ये मेडिकल वीकली और 10 डेज बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे हो जाया करते थे। अब सिस्टम ये हो गया कि कतर के वीज़ा के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 ही मेडिकल सेंटर्स हैं, एक कराची में है और एक आपका इस्लामाबाद में है। अच्छा। तो हमारी एसोसिएशन पिछले साल से भी लेटर्स वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कतर वीज़ा सेंटर को, जो कि कतर गवर्नमेंट ने इधर यहाँ पे फ्रेंचाइजेस दी हुई हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कोटे को इन्हांस करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को भेज सकें। लेकिन अभी कुछ उन्होंने थोड़ा सा किया था, लेकिन 15 अप्रैल अभी 2022 के अंदर उन्होंने वो हमारे जो फैसिलिटी थी अर्जेंट मेडिकल्स की, वो उन्होंने बंद कर दी, और वो पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी है।
3 महीनों से ऊपर हो गया और एप्लीकेशंस आई जा रही हैं। मेडिकल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर आपको हजारों बंदे तो सिक्योरिटी में इस टाइम पे चाहिए, क्योंकि स्टेडियम्स की सिक्योरिटी है पूरा कतर के, क्योंकि ये जो इवेंट है आपको पता है कि इस रीजन के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब यूरोपियन कंट्रीज में जब ये इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको मैन पावर चाहिए, और मैन पावर जितनी भी है वो हमारी इसी रीजन से आएगी, ज्यादा आएगी, इसी हमारे हमसाए ममालिक से और हमारे मुल्क से। तो हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे जो कोटा है जो उन्होंने एडुकेट किया हुआ है वो 150 वीज़ों का 150 मेडिकल्स का है पर डे, एक मेडिकल सेंटर में पर डे है। तो 300 मेडिकल सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा एक कैंडिडेट जो है वो 1.5 से 2 महीने वेट करता है कि वीज़ा नंबर इशू होने के बाद अब मेडिकल होना है। मेडिकल के लिए 1.5 से 2 महीने वो वेट करता है अपॉइंटमेंट का, कि अपॉइंटमेंट मिलेगी तो हम उसका मेडिकल होगा तो वो फ्लाई कर अगर किसी का वीज़ा नंबर इशू हो गया है और ये प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ रहा है, क्या वो आप लोगों से रब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है कि उसको कुछ रहनुमाई मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, एंड पे मैं जा सकूंगा एटलीस्ट? देखिए, वीज़ा नंबर का मतलब ही वीज़ा है। वीजा लग गया है, वीजा मिल गया, बस जाने की जो उनकी एंट्री है वो मेडिकल है। हम अभी भी हमने पिछले लास्ट वीक भी रिक्वेस्ट की थी, पिछले लास्ट मंथ भी रिक्वेस्ट की थी, फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस मेडिकल के प्रोसेस को अर्जेंट बेसिस पे स्पीड अप किया जाए। देखें, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं ये जाएंगे तो हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इस टाइम पे $30 बिलियन पर ईयर हमारी रेमिटेंसेज आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानी से, और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये कह चुका हूँ कि हम इसको वी कैन इंक्रीज इट टू 40 बिलियन एंड देन इन द नेक्स्ट ईयर वी कैन मेक इट इन द 50 बिलियन। तो अगर आपका एक सवाल था कि उसके अंदर के अगर वीज़ा लगने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो देखें हमारी जो एसोसिएशन है, ठीक है, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे गल्फ स्टेट्स में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो अगर वीज़ा लग गया, पहली तो बात है कि ये बहुत कम होता है कि वीज़ा लगने के बाद कोई कैंडिडेट ना जाए। अगर कोई कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो नहीं जा सकता, तो वो हमारी एजेंसीज से जो हम लाइसेंस होल्डर्स हैं हमसे रब्ता करते हैं, हम फिर एम्प्लॉयर से रब्ता करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऑफ कोर्स फिर हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हमारा गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो वो इस चीज़ में हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, अब मैंने आपसे जो पूछना था अदनान साहब वो ये था कि पीपल आर वॉचिंग यू राइट नाउ, ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं, एक तो उनकी कैटेगरी क्राइटेरिया क्या है टू क्वालिफाई अगर वो जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि क्या वो जा सकते हैं, अभी भी टाइम है, वो अप्लाई कर सकते हैं, आर देयर एनी फ्रेश एप्लीकेशंस दैट आर बीइंग रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड? ऑफ कोर्स, देखें कतर की तरफ से अभी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑन द डेली बेसिस आ रही हैं। अच्छा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की जो जितनी भी डिप्लॉयमेंट होगी वो अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक चलेगी। नाइस। क्योंकि फ्रॉम 15 अक्टूबर ऑनवर्ड डेफिनेटली वो क्लोज करेंगे, और क्योंकि कतर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑन अराइवल वीज़ा भी दिया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है जी। अब ऑन अराइवल वीज़ा हमारे बिजनेस पर्सनल या फैमिलीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमें डेली बेसिस पे हमारी एसोसिएशन को, हमारे प्रमोटर्स को आ रहे हैं कतर से, लेकिन मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से जब आप उसको वीज़ा नंबर इशू होने के बाद और जब 1.5 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा, तो हमारे जो एम्प्लॉयर है वो हमारा कोटा, हमारी रिक्वायरमेंट को दूसरे हमारे हमसाया मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना काम तो उनको अपना, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इवेंट बहुत करीब आया हुआ है और इसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन ही नहीं है। मेडिकल सेंटर्स के इश्यूज हैं। अब उसको इमीडिएट बेसिस पे अभी हम तो पिछले 1 साल से शोर मचा रहे हैं कि मेडिकल सेंटर्स को एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। ये जो शोर मचाया जा रहा है एनहांस करने के लिए, क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको एनहांस करने के लिए, कि नहीं किया जा रहा? फ्रैंकली बताऊं, पिछले 4 महीने से कोई स्टेप नहीं है। और उसमें होता क्या हो रहा है कि इसमें फिर ये आउट ऑफ द वे जाके, आपको पता है कि ब्लैक शीप्स आती हैं और आउट ऑफ द वे जाके काम हो रहे हैं, और जो कि मैं हमेशा से, हमारी एसोसिएशन इस चीज़ को समझती है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और हमारा ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि हम पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस के अंदर जितना एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हम करें। अच्छा दान साहब, एक सवाल आ रहा था, 2-3 सवाल एक्चुअली आ रहे थे हमारे दिमागों में।
एक तो ये कि जिस तरीके से अभी इस वक्त आपका जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या वो डायरेक्टली आपके इदारे की तरफ आ रही हैं या थ्रू किसी और चैनल के आ रही हैं? बिकॉज अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो कहीं और पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा, फिर आप तक आपकी एप्लीकेशन आएगी, या डायरेक्टली आप तक वो अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, देखें, बीइंग अ बिजनेसमैन हम वहाँ से बिजनेस जनरेट करते हैं, हम डिमांड जनरेट करते हैं वहाँ से, कतर से, सब कंट्रीज से हमारे वो डिमांड्स हमारी अटेस्ट होती हैं फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसीज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आने के बाद हमें प्रोटेक्टरेट ऑफिस जो है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, हमें परमिशन देता है कि आप इसके एडवर्टाइज करें और हायरिंग करें। ठीक है। वो हमारी रिक्वायरमेंट ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर आ जाती है। ठीक हो गया। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होते हैं बाहर जाने के लिए, वो वेबसाइट के थ्रू और न्यूज़पेपर के एड्स के थ्रू वो हमें अप्रोच करते हैं। उसके अंदर परमिशन नंबर होता है, सब चीज़ उसका मेंशन होता है कि जी यू आर रजिस्टर्ड लीगली, और उसमें फिर यह कि वो हमें अप्रोच करते हैं, फिर हम उनकी हायरिंग करते हैं डेलीगेशंस के मौजूदगी में, और उनकी हायरिंग के बाद उनके फिर अगला प्रोसेस होता है मेडिकल्स का। मैं कह रही आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस क्या है, कि मैं भी अगर जाना चाहूँ, मैं बैठा हुआ हूँ घर में और मैं देख रहा हूँ कि ऐसा है और मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा? जी, इसमें दोनों जेंडर्स की रिक्वायरमेंट्स आती है, मेल्स फीमेल्स सबकी आती है, पूरे गल्फ स्टेट्स के अंदर भी आती है, कतर के अंदर स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उठ रही है। और मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको फिलफोर इस मसले को हल किया जाए, ताकि हमारे जो इस शॉर्ट पीरियड के अंदर 2-2.5 महीनों में जो मैन पावर ने जाना है वो जा सके, ना कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाएं। और आने वाले जो हमारी गवर्नमेंट्स के साथ जो बात चल रही है, वो आने वाले वक्त के अंदर हमारा 6 लाख का एक टारगेट है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कतर की तरफ से। अगर हम इस शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हमारा उसका ऑफ कोर्स। सर अदनान साहब ये जरूर बता दीजिएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासतौर पर हम देखते हैं गवर्नमेंट भी उनको इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। इस वक्त जो ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग वीजाज पर गए हुए हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीजा अपग्रेडिंग में या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो क्या इस वक्त पोइपा उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए हाजिर है? कॉन्टैक्ट वो आपको कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? जी, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइम पे कि हमारे जो मौजूदा फेडरल मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो यंग है, एनर्जेटिक हैं, और इस टाइम पे हमें गल्फ स्टेट्स के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तानी मैन पावर की वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो ज़्यादा होने का मसला ये है कि हमें उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना है, जो हमारी मैन पावर वहाँ पे काम कर रही है या जो जाना है उन्होंने। तो हमारी एम्बेसीज को इसके अंदर बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और मेरिट के ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग डिप्लॉय करने पड़ेंगे, ताकि हमारे जो उधर जो लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों के अंदर प्रॉब्लम फेस कर सकें, वो हमारी पाकिस्तान को एम्बेसी को थ्रू, क्योंकि देखें, अप्रोच करें, क्योंकि एक बीइंग अ बिजनेसमैन हमारी अप्रोच एम्प्लॉयर है, हम एम्प्लॉयर तक हम अप्रोच कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर कोई भी कैंडिडेट को कोई उधर एम्प्लॉय को पाकिस्तानी को प्रॉब्लम आती है, तो हम एक टाइम फ्रेम तक एक अप्रोच करते हैं, एम्प्लॉयर को करते हैं, उसके बाद हमें एम्बेसीज की ज़रूरत पड़ती है। सही बात है, क्योंकि गुड एंड बैड्स आर एवरीवेयर। तो हमें हमारी एम्बेसीज को इतना एक्टिव होना चाहिए, जैसे हमारे हमसाया ममालिक की हैं, कि वो हमारे लेबर को जिस भी कैटेगरी के हैं, क्योंकि आप सिर्फ लेबर नहीं भेज रहे, आप वाइट कॉलर ब्लू कॉलर सब भेज रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी जा रहे हैं, तो उसके अंदर वो एम्बेसीज का हमारा एक्टिव रोल होना चाहिए। एम्बेसीज का बड़ा किरदार है और ज़रूरत है इस वक्त एम्बेसीज को एक्टिव होने की, कि वो वहाँ के जितने उनको कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी दूर की जाए। थैंक यू वेरी मच अदनान बराज साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और ये सारी बातें जानकर कि किस तरीके से पाकिस्तानी इन वर्किंग वीज़ाज पर जा सकते हैं और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। माया बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आप वाकई बैठे हुए पाकिस्तान में कहीं भी और आप जाना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट है, आप जाइए, एप्लीकेशन डालिए। देखिए, जब रिस्क आएगा जो आपकी नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगा, जरूरत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, नसीब से कभी भी ज्यादा नहीं मिलता। तो प्लीज हैव फेथ, बट अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो प्लीज कीजिएगा। छोटे से वक्त के बाद हाजिर होते हैं, प्लीज डू स्टे विद अस। सुबह
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, एक बार फिर गुड मॉर्निंग कहेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ सेहत से मुतालिक बात करेंगे, जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट शामिल करें कि आपकी भी रहनुमाई हो और आप लोग भी जान सकें। मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं हमारी सेहत के बारे में, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों चिकन पॉक्स बहुत फैला हुआ है माया, और खास तौर पर बच्चे हों बड़े हों ये सब इससे मुतासर हो रहे हैं। इस वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन हम ये बात करेंगे आज के चिकन पॉक्स होने के बाद आपके जिस्म पर यानी कि आपकी जल्द के ऊपर निशानात रह जाते हैं। आपको हुआ है चिकन पॉक्स? मुझे हो चुके हैं। मुझे भी हो चुके हैं। मीजल्स भी हो चुके हैं। मीजल्स, अच्छा मीजल्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, लेकिन चिकन पॉक्स के निशान क्यों रह जाते हैं? हमने तो खैर बचपन में सुना था वो खुजाना नहीं है, नीम के पत्तों से हमारी जो है ना वो होता था, हमारा यूं सब पड़े होते थे हमारा, हम रैप होता थे, हमारा नए रैप बने होते थे हमारे नीम के पत्तों से, लेकिन निशान रह जाते हैं। जल्द किस तरह मुतासर होती है, पेशेंस नहीं रहे, बर्दाश्त नहीं रहा है आजकल के लोगों में, बिल्कुल भी, ऑब्वियसली बच्चों में वैसे भी नहीं होती बर्दाश्त, लेकिन जल्द कितना मुतासर हो रही होती है कि चिकन पॉक्स से मुतासर शख्स को दोबारा भी हो सकती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, हमने ये सुना है। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट को अगर ले लिया जाए तो क्या ख्याल है? माहिर अमराज जल्द डॉक्टर किरण अमीन हमारे साथ मौजूद है। सवाल से बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ शामिल हो। सबा सबसे पहले तो शुक्रिया के साथ साथ ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को की जल्द पर चिकन पॉक्स से मुतासर अगर हो जाए तो उसका इलाज जो उसकी स्किन पर रह जाता है उसका अगर है मुमकिन तो प्लीज बताइएगा जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अगर किसी को बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पॉक्स हो गए, पहले तो ये समझना जरूरी है चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गए तो पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि चिकन पॉक्स जो है कि वायरल बीमारी है जो वायरस से होती है, जिसका नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस। ये ज्यादातर अमूमन तौर पर बच्चों को मुतासर करती है, यंग बच्चों को यानी कि 5 से 9 साल के बच्चों को ज्यादा मुतासर करती है, लेकिन ये बड़ों में भी आ सकती है। इसकी अलामात ये होती हैं कि बुखार होने की कैफियत होना, नज़ला, जुकाम, इस तरह की कैफियत, और फिर जिस्म पे होने वाले पानी वाले छोटे छोटे छाले। अब पानी वाले छोटे छोटे छाले इस कदर इची होते हैं, इतना खारिश करते हैं कि बच्चा उसे हर वक्त खुजाने की कोशिश में लगा रहता है। अब जब बच्चा उसको खुजा देता है तो वो ओवर द टाइम जख्म जो है वो डीप हो जाता है। अब जब जख्म डीप हो जाते हैं तो वो एक स्कार्स की शक्ल ले लेता है। जब वो हील होने लगता है तो वो स्कार्स बना देता है। अब स्कार्स जो है उनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, थोड़ा सा लंबा चलता है लेकिन इलाज मुमकिन है। पहले कोशिश ये की जाए कि बच्चा जो है वो उसको खुजाए नहीं, और जितना उसे खुजाने से रोका जाएगा वो ज्यादा बेहतर तौर पे उसके जख्म जो है वो हील हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग किसी को स्कार्स बन भी रहे हैं, छोटे मोटे हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि धब्बे छोड़ रहा है, तो फिर उस सूरत में वो 6 से 7 महीने में खुद ब खुद भी सेटल हो जाता है। लेकिन अगर शिद्दत से बीमारी आई है और चिकन पॉक्स होने के फौरन बाद मुमकिन है इसका कि निशानात खत्म किए जा सकते हैं, या अगर कोई गैप आ जाता है, फर्ज करें किसी बच्चे को हुए और कोई 4-5 साल गुजर गए और वो निशानात नहीं जा रहे, तो क्या वो उसके बाद भी इसका इलाज करा सकता है? पॉसिबिलिटी है कि वो निशानात खत्म हो जाएं? जी बिल्कुल। आजकल हमारे पास डर्मेटोलॉजी में, एस्थेटिक्स में इतनी एडवांसेस आ गई हैं और इतनी सारी चीजें अब पाकिस्तान में भी हो रही हैं अवेलेबल, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं वही डिस्कस करने लगी थी कि पहले तो कोशिश ये की जाए कि बच्चा खुजाए ना, उसको पैरासीटामोल दी जाए, एस्पिरिन ना दी जाए, पैरासीटामोल वाले सिरप दी जाए बुखार कंट्रोल करने के लिए, एंटी एलर्जी दी जाए ताकि उसको खारिश ना हो, और फिर उस पर कैलामाइन लोशन वगैरह जो उसको सूट करे। अच्छा, अगर ये अमल नहीं कर पाया, बच्चा खारिश कर चुका है या स्कार्स बहुत ज्यादा है, तो और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इलाज कर सकते हैं। नंबर 1 है केमिकल पील्स। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत फेमस थेरेपीज चल रही हैं, फेस को भी रेजुविनेट करने के लिए भी, और स्कार्स में भी ये बड़ी बेहतरीन साबित हुई है। इसमें जो है एक PCA पील कहलाता है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड वाला पील, लेकिन ये सिर्फ एक सुपरवाइज तरीके से ही किया जाता है, और ये कुछ सेशंस के बाद जो है इसके रिजल्ट देखे गए रिसर्चेस बेस पे भी के अच्छे आए हैं। दूसरा, हमारे पास लेजर्स मौजूद हैं। लेजर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स हैं, जिसमें अर्बियम गैग लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है। ये लेजर थेरेपी के सेशंस के बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेजर जरा एक्सपेंसिव साइड पर है, केमिकल पील्स थोड़े से कम एक्सपेंसिव साइड पर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग के साथ हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी की भी फैसिलिटी अब ऐड हो गई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमारे जो स्कार्स हैं वो जो है वो रेजुविनेशन में उसमें हेल्प करती है फ्रीक्वेंसी।
और माइक्रो नीडलिंग इज एक्चुअली एक पेन की तरह का डिवाइस होता है जिसमें मल्टीपल माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं, नीडल्स होती हैं छोटी छोटी, अराउंड 36 होती हैं, या 12 भी हो सकती है डिपेंडिंग कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सी। जी डॉक्टर साहब, मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। साथ साथ लेकिन अगर फर्ज करिए से शाहजेब के ही सवाल की मैं एक्सटेंशन एक करना चाहूंगी, वो ये कि अगर जिस तरह शाहजेब ने पूछा अभी कि बच्चों को अगर फौरन उन चिकन पॉक्स की रिकवरी के बाद ही अगर उनके इलाज सके, फर्ज करें किसी को बहुत साल पहले हुए थे और उसके निशान रह गए, तो इतने पुराने स्कार्स का भी जो है वो इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जो मैंने तरीके आपको बताया, केमिकल पीस, लेजर्स, माइक्रोनीडलिंग, और अगर इन सब चीजों से भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास इम्प्लांट्स या ग्राफ्ट्स की सूरत में भी ये इसकी हीलिंग पॉसिबल है, मतलब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ग्राफ्ट ये होता है कि आपकी स्किन का टुकड़ा या फैट का टुकड़ा उस जगह पे लगा दिया जाए। डॉक्टर साहब, नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट से थोड़ा घबराते भी हैं। एक तो क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स भी ऐसे मौजूद हैं जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जा सकता है? सेकेंडली, जो कैलामाइन लोशन का आपने जिक्र किया, कैलामाइन लोशन नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, मैं भी एक दफा ढूंढ रहा था, तो क्या ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है? वो भी काइंडली मेंशन कर दें प्लीज। जी, कैलामाइन लोशन डिफरेंट नेम से अवेलेबल हो सकता है, मतलब है अवेलेबल मार्केट में, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो देसी तरीके हमने रिसर्चेस में पढ़े हैं या फिर हम रेकमेंड करते हैं, तो ओट मील बाथ एक फेमस थेरेपी है। ओट मील बाथ, ओट मील जो हमारा दलिया होता है उसी को गोल गोल के उससे एक बाथ खिला दी जाए तो वो बड़ा सूदिंग होता है बॉडी के लिए। लेकिन कैलामाइन लोशन डिफरेंट नेम से भी अवेलेबल है, अगर कैलामॉक्स वगैरह के नाम से भी अवेलेबल है, ये वो है। ठीक है, सूदिंग लोशन एक तरह से। आप मॉइस्चराइजिंग लोशंस भी लगा सकते हैं, आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं, कि आपकी बॉडी को हमें इचिंग से रोकना है। मेन पॉइंट है कि हम जितना इचिंग से रोकेंगे वो स्कार्स और वो जो जख्म है वो नहीं बनेंगे। ठीक है डॉक्टर किरण, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह में, और ये तमाम बातें जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला आने के लिए। और अब हम जिस तरह 14 अगस्त की बिल्कुल एज पे खड़े हैं और आज जो है वो फ्राइडे है और एक दिन बाद जो है हमारी 75th एनिवर्सरी है। हमारा अहम दिन होता है जनाब, चाहे जो भी एनिवर्सरी हो, 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ख़ास दिन होता है। बचपन से लेके हमें बुनियाद रखी जाती है, हमारे घरों से लेके, हमारे स्कूल से लेके, हमारे इदारों से लेके, और एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वो हमारे मिली नगमे, जो हर दौर में मुख्तलिफ तर्ज, मुख्तलिफ सिंगर्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ कंपोजर्स ने तरतीब दी है। अब उनका जो है कि हमने बचपन में कोई और गाना सुना, उसके बाद हमने ग्रुप्स के गाने सुने, फिर एक ज़माना आया जिसमें मैं वीजे भी थी, वो हम उसके बाद एक चलता रहा। लेकिन साथ साथ जो ये गाने हैं ना, वो हमें शायद हम जब गा रहे होते हैं या कभी होता है, याद है वो वाला मिली नगमा था, याद आना और जहन में रखना वो बहुत अलग बात है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है या मिली नगमों का इतना बड़ा फैन है कि उनके पास रेडियो पाकिस्तान से भी ज्यादा आर्काइव्स हैं, ये बिल्कुल रिकॉर्ड्स भी हैं और आर्काइव्स भी हैं। तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अब्सार अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात भी कराने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से आर्काइव्स इकट्ठे कर रहे हैं, वो भी मिली नगमों के, और मेरे ख्याल में इनके पास बहुत बड़ी तादाद होगी। अब्सार, आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद है आप खैरियत से, ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। खैर आपको भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चैनल से कैथोड आवाज पहुंच रही है जो 92 है, और पाकिस्तान का जो वोट वर्ड है वो भी 92 है। तो आप सबको और आप सबको यौम तफरीक पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक, और जो लोग हाजिर हैं उन सबको मेरी जानिब से यौम पाकिस्तान डायमंड जुबली मुबारक। वाह वाह वाह, बिल्कुल हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। फिर एक मिली नगमा क्यों ना हो जाए, अब्सार साहब एक मिली नगमा हो जाए, उससे फिर बात शुरू करते हैं। नगमा निगार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 24 मौके मैं लिखता हूँ, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर मैं अपने लिए ये एजाज समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो 75वें यौम आज़ादी है, 75वां हमारा डायमंड जुबली मनाया जा रहा है, तो इस साल जो पहला नगमा था, डायमंड जुबली का पहला नगमा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा, जिसे रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर अनवर रफी और साथियों ने गाया था, और इसको जो है पेश किया था रेडियो पाकिस्तान लाहौर की डायरेक्टर मोहतरमा नज़ाकत शकीला, उनकी काबिश थी। और ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर को ही एजाज हासिल कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो शब पहला मिली नगमा भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गूंजा था, और 75वें साल का जो पहला नगमा है वो भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ही नशर हुआ है।
जैसे आख्तार ने तकलीम किया है कि ये हमारे रोशन रोशन हीरे जैसे साल, अर्ज़ हस्नी के अज़्म यकीन के अंजुम माहिर कमाल, ये हमारे हीरे हीरे, ये हमारे रोशन रोशन हीरे जैसे साल, हमारे हीरे जैसे साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नगमा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा अफसार में ये बताइएगा कि क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जिक्र आ रहा है कि आप बहुत अरसे से ये रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं, खासतौर पर जो आर्काइव्स है इसको मेंटेन कर रहे हैं, तमाम मिली नगमों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा हमारे साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप शेयर कर सकते हैं, अब तक कितने आपके पास आर्काइव्स मौजूद हैं मिली नगमे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मैं बताता हूँ कि ये मेरा बचपन का शौक है। इस वक्त बच्चों को मुख्तलिफ शौक होते हैं, और मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक तो ये है कि वालिद साहिब की तरफ से, वालिदा की तरफ से, कि हमेशा बचपन से एक मिट्टी शऊर हमारे तहत शऊर में महसूस रहा, हमारे लाशऊर में जो मिट्टी शऊर है वो आ गया। तो अब 8 साल की उम्र से मैंने इन्हें यकजा करना शुरू किया, रेडियो, टेलीविजन, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आर्काइव, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ही का नहीं है बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिली नगमे पाकिस्तान में बने। कि मैंने इस पर सिर्फ नगमों को आर्काइव नहीं किया, बल्कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने रिसर्च करनी, रिसर्च किया कि कितनी नगमा एक ऐसी जगह अभी तक भी काम नहीं हुआ। तो उस पर मैंने अखबारात में चलाई, मज़ामीन लिखने शुरू किए, और फिर मैंने कंपैरिजन किया दुनिया भर से कि उनके कितने मिली नगमे हैं और हमारे कितने मिली नगमे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अफसार अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे बात करके थोड़ा सा इंटरनेट में डिस्टॉर्शन आ रही थी, आपकी आवाज़ हम तक बहुत सही से नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आपकी बात को ठीक से समझ सकें। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ने भी आपकी बात समझी होगी। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे शेयर किया था कि 92 का जो न्यूज़पेपर है उस पर एक पूरा हाफ पेज है क़याम पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद। ये मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी सोच है जो आज और मेरी आपकी सोच के बुनियादी जो बेसिस है ना, उन पर एक बहुत बीज की तरह एक काम करेगी। हमें पता चलेगा पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ है, पाकिस्तान के लिए कितनी काविशें रखी गई, बाबा कौम ने क्या किया, क्या कुर्बानियां दी और कितनी मेहनत लगी। आज एक प्रोग्राम करते हैं ना हम 2 घंटे का, उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत, कितनी रिसर्च होती है। तो एक मुल्क को बनाना, एक कौम को इकट्ठा करना, उस कौम में अलग अलग तरह के लोग, अलग मजहब के लोग, अलग अलग फॉलोअर्स, एक मुल्क एक झंडे के नीचे एक होकर रहें, ये बहुत बड़ी बात थी। तो शाहजेब और मेरे साथ आप रहेंगे 14 अगस्त को भी, तो उस पर भी बहुत अच्छी इंशाल्लाह स्पेशल प्रोग्राम दिखाएंगे 14 अगस्त का हमारी खासतौर पर इस दिन पर। लेकिन खैर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इख्तिताम की तरफ बढ़ चुके हैं हम। और एडवांस में 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, खैर हो आफियत के साथ गुजारिएगा, बेकार में मत निकलिएगा, ग्रीन एंड व्हाइट कपड़े पहनिए और एंजॉय कीजिए। झंडा जरूर लगाएं घर पे, परचम सब जिला ली परचम। यस, अल्लाह हाफिज।